अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पासबान इस्लाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नज़ीम राना। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत बाज ना आया तो बराह रास्त इक़दाम करेंगे, ये बयान सामने आया है। पानी आज पाकिस्तान का सिर्फ ज़रई और मुआशी मसला नहीं रहा, बल्कि कश्मीर के बाद कौमी सलामती का दूसरा महवर बन चुका है। 80वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान का सिर्फ लहजा ही नहीं बदला, भारत के लिए पैगाम भी बदल गया। मुज़ाकरात की बजाय पाकिस्तान की भारत को बराह रास्त इक़दाम की तंबी गैर मामूली करार दी जा रही है। भारतीय मीडिया ने इसे जंग की धमकी कहा है। आलमी मीडिया ने वज़ीर आज़म के अल्फाज वाटर रेड लाइन और डायरेक्ट रिस्पॉन्स को गैर मामूली तौर पर लिया है और अपनी हेडलाइन बनाया है। नाजरीन, पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत पर भारत को तंबी भारत के हवाले से पाकिस्तान की सिफारतकारी के मिजाज में तब्दीली का इशारा है। पाकिस्तान का तंबीही पैगाम कि क्या भारत पर सिफारती इलाकाई बर्तरी का ये अब खुला ऐलान है। हकीकत जानने के लिए 15 माह की टाइम लाइन हमारे सामने है। इस दौरान पाकिस्तान ने जंगी महाज से सिफारतकारी की राहदारियों और ओपन मार्केट में रसाई से लेकर मातनी दौलत की तलाश के मुआहिदों तक अमरीका, चीन, रूस जैसी ताकतों से बराबरी की बुनियाद पर मामलात तय किए। मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब और ईरान दोनों से दो तरफा ताल्लुकात मुसावी मेराज पर रखे। यूरोपीय यूनियन से टैरिफ रियायत लिया और उसे खुश भी रखा। नॉर्वे के वजीर खारजा का दौरा यूरोपीय यूनियन से अच्छे ताल्लुकात की मिसाल है। नाजरीन, 15 माह के वाकयात की बुनियाद पर आज पाकिस्तान मल्टीपोलर पावर्स में बदलती इस नई दुनिया में आलमी महवर है, किंग ऑफ डिप्लोमेसी है। गैर मामूली असर रसूख और ताकत के आलमी मराकज़ तक आसान रसाई रखने वाली मिडल पावर है, जो जनूबी एशिया में भारत से बरतर तस्लीम की जा रही है। 14 अगस्त को भारत के लिए पाकिस्तान का लहजा और पैगाम जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली का ऐलान था कि पाकिस्तान का आलमी स्टेटस बदल चुका है। आज पाकिस्तान आम मुल्क नहीं है, वर्ल्ड सेक्रेटेरिएट का स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेटर है। वज़ीर आज़म की तकरीर और पाकिस्तान के आलमी सिफारती किरदार से भारत को क्या पैगाम पहुंच रहा है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि मुसलसल आबी जारहियत से बाज न आने पर भारत के खिलाफ डायरेक्ट रिस्पॉन्स की तंबीह दी गई है। वज़ीर आज़म की 14 अगस्त की तकरीर क्या बैनुल सतूर भारत को जंग की धमकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, देखिए, धमकी की बात नहीं है। हमने अपनी रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। धमकी वो देते हैं जो अमल नहीं करते। पाकिस्तान तो अमल करने के ऊपर यकीन रखता है। ये धमकी नहीं है, ये एक किस्म का ऐलान है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन इसको कहा जाता है। यानी कि तुम अगर ये काम करोगे तो फिर हमारा जवाबी अमल ये होगा, ताकि दुनिया के अंदर ये बावर करा दिया जाए कि जी हमने वेल इन टाइम इन्फॉर्म किया था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है उसको अगर आप पानी रोकना चाहेंगे तो पाकिस्तान के पास ये सलाहियत भी मौजूद है और पाकिस्तान के पास ये ताकत भी मौजूद है कि वो इंशाल्लाह अपना पानी खुलवाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि तीसरी आलमी जंग के हवाले से ये कहा गया कि वो ज़खायर के ऊपर नहीं होगी, वो कोई टेरिटोरियल या रिलीजियस एक्सपेंशनिज्म पर नहीं होगी, बल्कि वो पानी के ऊपर होगी। और ये एक मेरे ख्याल में लम्हा फिक्रिया ज़रूर है। और भारत जब से नरेंद्र मोदी आया तो 0 आवर ब्रीफिंग, यानी कि जो पहली ब्रीफिंग उसको सुबह दी जाती थी कई साल तक, वो पाकिस्तान के हवाले से दी जाती थी, जिसके अंदर आबी जारहियत उनकी पहली तरजीह हुआ करती थी और आज भी मौजूद है। और फिर वो मंसूबे जो नरेंद्र मोदी ने शुरू में बनाना शुरू किए पाकिस्तान मुखालिफ और आबी जारहियत को मजबूत करने के लिए, वो अब पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। ठीक है कि भारत को हमने बता दिया, इंडस वाटर कमीशन को बता दिया, दुनिया को बावर करा दिया, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हमने बात उठा दी, ताकि कल को ये कोई ना कहे कि गिला ना दे सके कि जी आपने हमें वेल इन टाइम इन्फॉर्म नहीं किया। तो भारत अपनी कोशिश करके देख ले, इंशाअल्लाह ताला जवाब उसको वही मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए। और इस बार जो मिलेगा वो शायद भारत बर्दाश्त न कर सके। बिल्कुल, ये भी कहिएगा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के बराह रास्त इक़दाम से क्या मतलब है और इस बराह रास्त एक्शन की अमली सूरत क्या होगी? इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाक भारत जंग के बाद एक रवायती जंग हमने लड़ी
क्योंकि हमें भी बहुत सारे खदशात थे, भारत को भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों का यकीन था कि पाकिस्तान तो रवायती जंग में हमारा मद्दे मुकाबिल है ही नहीं। और यही बात उसने पूरी दुनिया को बावर करा रखी थी कि पाकिस्तान सिर्फ न्यूक्लियर की धमकी देता है, एटमी जंग की धमकी देता है, उसका रवायती जंग में हमारा कोई जोड़ ही नहीं है। हम उससे 8 गुना बड़ी फौज रखते हैं, हमारे पास ताकत ज़्यादा है, हमारे पास राफेल भी हैं और रॉफेल, और हमारे पास जो है वो बेहतरीन फौज है, हमारे पास पैसे हैं, हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, 688 बिलियन डॉलर की हमारी मईशत है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब पाक भारत जंग हुई तो दुनिया तो यही समझ रही थी कि भारत और पाकिस्तान की जब जंग हुई तो गया पाकिस्तान। लेकिन दुनिया को तो मेरे ख्याल में एक इतना बड़ा झटका लगा कि ये क्या हो गया कि पाकिस्तान ने तो बिल्कुल उलट करके रख दिया, यानी कि जितना क्लेम भारत किया करता था उसके बिल्कुल बरक्स हो गया। और यही वजह है कि पाकिस्तान का जब ये मामला हुआ तो पूरी दुनिया में सिफारतकारी की सतह पर पाकिस्तान के अंदर एक चेंज ऑफ हार्ट जो है वो आया, और फिर पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन थी उसको भी असर्ट किया। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली अपना किरदार अदा किया। अब ये तो यहाँ था कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और हमारी मायानाज इंटेलिजेंस एजेंसी, हम सबका दिलों की धड़कन ISI, तो इन सब ने मिलकर ऐसा किरदार अदा किया जो मेरे ख्याल में नाकाबिले फरामोश है। यहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस का नाम ना लूं तो वो भी गलत होगा, क्योंकि जो ताक के निशाने हमने भारतीय एयर बेसिस पे लगाए वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की मरहूने मिन्नत है। हाउएवर, यहाँ बात आती है सिफारतकारी की। जब ईरान और अमेरिका और इसराइल के अंदर जंग शुरू होती है तो दुनिया के 193 मुल्क जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर आते हैं वो खामोश तमाशाई बने थे। पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम बढ़कर किरदार अदा करें। हुकूमत पाकिस्तान, फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की ये सोच थी कि हम आगे बढ़कर किरदार अदा करेंगे, और फिर आपने देखा ऐसा किरदार अदा किया कि हमारे पाकिस्तान के चर्चे हर सू होने लगे, और गली गली कूचा कूचा पाकिस्तान का नाम जो था जिसको कोई लोग जानते नहीं थे, आज वो पाकिस्तान को एक मिडल पावर से भी बढ़कर आप सोचने लग गए हैं। और जब ये सिफारतकारी हुई तो पाकिस्तान ने अपनी सिफारतकारी के जरिए, सच्चाई के जरिए दुनिया के अंदर एक मुमताज मुकाम हासिल करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ ये चीजें बढ़ती चली गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान सिफारतकारी में भारत को आउट नंबर किए हुए बैठा हुआ है। यानी कि जिस जगह आज हम रिपोर्ट को अगर बात कर लें तो आप देखें कि उस रिपोर्ट के अंदर पीस मेकर, जो अभी IPS जनरल की खबर आई है, उसके अंदर पाकिस्तान का नाम पीस मेकर रखा गया। जिसको ट्रबल मेकर कहते थे वो पीस मेकर बन गया, जिसको भारत ने मकरू अज़ाइम जो भारत के शामिल थे, जिसके अंदर भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ मुस्तकिल जो है हर्जा सराई करता था, झूठों से काम लेता था, धोखा, मकर, फरेब, और पाकिस्तान के खिलाफ तरह तरह के नाजायज और इल्जामात लगाता था, वो तमाम के तमाम जो है वो टूट के रह गए। इससे पहले 14 अगस्त को आप देखें ना, 14 अगस्त का मुबारक दिन देखें, पाकिस्तान के हवाले से द पीस मेकर का आता है पैगाम, और कहां से? अमेरिका से। अमेरिकी जराइद जो पाकिस्तान के खिलाफ लिखते थे वो पाकिस्तान के हक में हो गए खुद ब खुद। वही जो डैनियल मार्की, जिसने 14 तारीख को ही इंटरव्यू दिया भारत के अंदर, दी वायर के अंदर, और उसके अंदर उसने ये बोला कि तुमने जो है वो बिलियंस लगा दिए पाकिस्तान के चेहरे को मस्क करने के लिए, और वो पाकिस्तान का चेहरा तो निखर कर सामने आया, और जो मशरिक़ वुस्ता को तुमने पाकिस्तान से काट दिया था या काटना चाहते थे, वो मशरिक़ वुस्ता तो पाकिस्तान के गुन गाने लगा और मक्का मुआहिदा हो गया। और आज पाकिस्तान, ये डैनियल मार्की कहता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक रियासत के तौर पर उभरा, और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनका कमाल है। और साथ ही साथ वो ये कहता है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी की वजह से पाकिस्तान का मुकाबला ही भारत के साथ कोई नहीं रह गया, क्योंकि पाकिस्तान कहीं आगे जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ थे, आज ये भारत का जो चश्मा था उसको उतार दिया, इसराइल के चश्मे को उतार दिया, और सच की आंख से देखा तो पाकिस्तान का प्यारा परचम
सूरज की किरणों की तरह जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपने रंग बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। अब्दुल्ला साहब, अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब सबसे मसावी बर्ताव ने पाकिस्तान को आलमी ताकतों के दरमियान एक मुस्तहकम पुल बना दिया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने इस सॉफ्ट इमेज से कैसा फायदा उठा सकते हैं? देखिए, मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमुल्लाह कहा करते थे कि दुनिया एक वक्त आएगा जब दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया। और फिर वो ये उन्होंने पेपर लिखा था, जब वो DGMI थे तो पेपर लिखा था कि रीच आउट टू मॉस्को थ्रू द गुड ऑफिसेज ऑफ बीजिंग, यानी कि बीजिंग के जरिए हमें मॉस्को की तरफ जाना है। और आज देखें कि आज आपका बीजिंग जो है वो आपको आयरन ब्रदर कहता है, आहनी भाई। ना हमारी शक्लें उनसे मिलती हैं, ना तौर तरीके मिलते हैं, ना ज़बान मिलती है, ना मजहब का कोई उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक है, लेकिन हमारे आहनी भाई हैं। व्हाट ए कंट्री वी आर, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट ए प्राइड मूवमेंट फॉर पाकिस्तानी। आज वो पाकिस्तान जो कहीं कंधे झुकाए और सर नीचे किए फिरते थे, 2025 के बाद, मार्का हक के बाद सीना फुलाए, गर्दन उठाए, अकड़े हुए खड़े हुए हैं और पाकिस्तान के परचम अरब दुनिया के अंदर लहलहा रहे हैं। तुर्किया के अंदर जो है वो दुनिया पाकिस्तान को इज्जत के मुकाम से देख रही है। अमेरिका के सदर जो है वो तकरीबन 80 दफा पाकिस्तान की तारीफ कर चुके हैं और भारत के जहाज गिराते गिराते 6-0 का इशारा करते करते 13-0 तक जो है वो जा पहुंचे हैं, वगैरह वगैरह। सो दिस इज आवर पाकिस्तान। हमें कोई इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसलिए दुनिया अब हक और सच के साथ खड़ी हो रही है। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान जिसको कॉर्नर किया हुआ था, आज वो न सिर्फ गजा के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है, वो कश्मीर का मुकदमा मजबूती से लड़ रहा है, वो अंदरूनी सतह पर दहशतगर्दी से जो है नबरदारमा है, वो काम कर रहा है कि जो दुनिया के 48 मुमालिक अफगानिस्तान में ना कर पाए, अपने बावजूद इसके कि बिलियंस ऑफ डॉलर के ज़खायर लगा दिए, 2.43 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किए, लेकिन वो मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान मुट्ठी भर वसाइल के साथ दहशतगर्दी के साथ लड़ रहा है, पाकिस्तान अकेला तनतना काम कर रहा है। ये पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क है। ओ व्हाट ए कंट्री वी आर। भाई, हम ऐसे क्यों मायूसी फैलाते हैं? ये मायूसी फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक रोशन सितारा है, एक दरख्शां सितारा है और इंशाअल्लाह ताला मेरा पाकिस्तान आगे से आगे बढ़ेगा। जी, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, कश्मीर और पानी पाकिस्तान की दो वाज़े रेड लाइंस हैं। अब कायदे आज़म ने इसीलिए कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। क्या पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली आज़ादी कश्मीर की जानिब पेशरफ्त है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कश्मीर की आज़ादी तो नविश्ता दीवार है। 9 लाख भारतीय फौज, टाडा पोटा, स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे काले कवानीन की नाफिज करने के बावजूद आज भारत का ये आलम हो गया कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो पहले पाकिस्तान के मुखालिफ बात करते थे, भारत के हक में बात किया करते थे, आज वो पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं और भारत की तमाम साजिशों को वो बुरा भला कह रहे हैं। उनका अपना जो फॉर्मर गवर्नर था सत्यपाल मलिक, उसने ये कहा था कि उड़ी हमले की अगर आप वो करेंगे सारा मामला और पहलगाम का, तो पता चलेगा कि खुरा जो है वो न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी के घर में निकलेगा। ये बहुत बड़ी बातें थीं जो हुई हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान का किरदार जो है वो बहुत बढ़ेगा और हसूल आज़ादी कश्मीर ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, हमें इसके अंदर मुश्किलात भी हैं, सिफारती सतह के ऊपर भी हमने काम करना है। हमने जो है ज़ाहिर है कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद के ऊपर भी, क्योंकि यही डिप्लोमेसी के असूल होते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सर उठाकर खड़ा हुआ है और भारत को अब झुकना पड़ेगा आवाम की राय के सामने, दुनिया के सामने, और भारत को अपने ये जुल्म और सितम बंद करना पड़ेंगे। कश्मीर था पाकिस्तान, कश्मीर है पाकिस्तान और कई कश्मीर रहेगा पाकिस्तान। ये किसी का बाप भी कश्मीर की आजादी और को नहीं रोक सकता और कश्मीर पाकिस्तान का एक ख्वाब है। पाकिस्तान का काफ कश्मीर से और कश्मीर का काफ पाकिस्तान से है। ये बैठ के जो मर्जी साजिशें कर लें, ये जो चंद भारत के ईमा के ऊपर गुमाश्ते आजाद कश्मीर के अंदर लोगों को वरगला रहे हैं, ये जो मर्जी कर लें, कश्मीर के दिल में एक ही दिल है और वो है पाकिस्तान का दिल। वो धड़केगा। वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे। और सैयद अली गिलानी रहमुल्लाह ने कहा था, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और हम आपको ये कहते हैं कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने वक्त दिया और इस सारी सूरत हाल से मुतल्लिक अपनी राय आपने पेश की। अभी यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे जी।
ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का मुआहिदे के फ्रेमवर्क में मुश्तरका सियासी और अस्करी निज़ाम कायम करने की जुस्तजू शुरू कर दी है। मुआहिदे की अमली सूरत देने का ये मंसूबा आगाज से कुछ दूर है, लेकिन उम्मीद की तवाना किरण जरूर है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त मिस्र की जानिब से इत्तेहाद में शमूलियत के लिए गौर के हवाले से सामने आई है। फौजी महारत और जौहरी ताकत की वजह से पाकिस्तान इत्तेहाद का रूह रवां है। पाकिस्तान रुकन ममालिक की दिफाई हिकमत अमली की तैयारी, फौजी तरबियत और जंगी महारत की फराहमी में मुआवनत करेगा। लेकिन आम पाकिस्तानियों का सवाल यह है कि बदले में पाकिस्तान को क्या मिलेगा? तुर्की और सऊदी अरब के पास पाकिस्तान को देने के लिए क्या है? मुआशी इस्तेहकाम या मजबूत दिफा, या फिर दोनों? इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे मेहमान रिटायर्ड एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि पाकिस्तान हर जगह खिदमात फराम करने में नंबर 1 नजर आ रहा है, लेकिन आम पाकिस्तानी का सवाल यह है कि पाकिस्तान को मक्का मुआहिदे या फिर मुसलसल आलमी किरदार की अदायगी से क्या हासिल होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरी राय लेने के लिए। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि मक्का मुअज़्ज़मा में किसी भी चीज़ की एक्टिविटी होना और ख़ास तौर पे किसी मुआहिदे का होना, एक मुक़द्दस मुकाम पर होना, दो तरह से मानवी हैसियत रखता है। पहले एक अलामती लिहाज से और दूसरा मानवियत, अमली मानवियत के लिहाज से। अलामती हैसियत जैसे मैंने बताई कि एक मुक़द्दस मुकाम है मुसलमानों का और हमारे लिए बहुत बड़ा फरीज़ा बन जाता है, तो ये तो अलामती हैसियत है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक अमली मानवियत भी पोशीदा है, और वो उसको समझने के लिए ये समझें कि ग्लोबल मसाइल इस वक्त ऐसे हैं कि गैर मंतकी इत्तेहाद भी हो रहे हैं और होंगे। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इस किस्म का एक मुआहिदा होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं और इसकी जो आउटकम जिसे कहते हैं दूररस नताइज हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। फिलहाल चूंकि उसके TORs उस तरह कंप्लीटली डिफाइन नहीं हुए, इसलिए पाकिस्तानी होने के साथ साथ दुनिया का हर मुबस्सिर और हर एनालिसिस यही सोच रहा है कि इसकी अल्टीमेटली आउटकम क्या हो। जी बिल्कुल। अरशद मलिक साहब, ये भी बताइएगा कि भारत को अभी जारहियत से बाज ना आने पर डायरेक्ट रिस्पॉन्स की तंबी एक बड़ी गैर मामूली तस्वुर की जा रही है। क्या इस्लामाबाद मिडिल पावर के तौर पर अब खुल के सामने आ रहा है? देखिए, 2-3 बातें याद रखिए कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ये तीनों मुल्कों को इस वक्त इस मुआहिदे की या इस किस्म की डेवलपमेंट की जरूरत थी, और मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें इंशाल्लाह वक्त के साथ और लोग और मुल्क भी आएंगे। अब वो कैसे? देखिए, सऊदी अरब को एक लिहाज से ईरान से थ्रेट है, हम माने या ना माने, लेकिन वो उसको एक अपने लिए खतरा समझता है। दूसरी बात, जो इजराइल जैसे बेलगाम हमसाए हैं और जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, उसमें भी उसको एक अपने लिए सिक्योरिटी का एक हिसार चाहिए था। दूसरी बात, अमेरिका ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये साबित किया कि उसके ऊपर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, और अगर गिवन अ चॉइस, इट विल बी चॉइस बिटवीन इजराइल एंड मुस्लिम कंट्रीज। सो ये वो फैक्टर्स थे जिसने सऊदी अरब जैसे मुल्क को ये बावर कराया कि शी हैज टू हैव अ ऑल्टरनेट ऑप्शन। अब आप बात करते हैं टर्की की। टर्की इकोनॉमिकली नेटो का सेकंड माइटेस्ट मिलिट्री पावर के लिहाज से पार्टनर है। उसको क्यों चाहिए? इसलिए उसको चाहिए कि एक थ्रेट जो है वो इजराइल का उस पूरे खित्ते में आ रहा है। तीसरी बात आती है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मई के बाद और 2025 के बाद जो अल्लाह ताला ने आपको एक इज्जत बख्शी, अब उस इज्जत को मेंटेन करने के लिए यू आर बिकमिंग रेलेवेंट। अब उस रेलेवेंसी को जब आप रेलेवेंट होते हैं तो तब लोग आपकी तरफ आते हैं, और आपके लिए एक मुसलसल जो खतरा है वो आपके मशरकी हमसाये की सूरत में मौजूद है। और बदकिस्मती आपकी ये है कि ये हमसाया चेंज नहीं होगा, न इसकी सोच चेंज होगी, ये आपके लिए खतरा बना रहेगा। और इसी हमसाये ने अपने बॉक्स में आकर और पाकिस्तान दुश्मन में आके हमारी मगरबी सरहद को भी गैर महफूज कर दिया। सो हमें भी अपने सर्वाइवल के लिए इन हालात में जहाँ अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज्जत दी, हमें अपने आप को रेलेवेंट करना था। अब रेलेवेंट करने के लिए अनफॉर्चुनेटली अगेन अमेरिका बहादुर की आशीर्वाद तो हर एक को भी चाहिए, बिकॉज रशिया इज काइंड ऑफ इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट इन यूक्रेन। चाइना इज नेवर एग्रेसिव ऑन एनी स्टैंस। सो एक ऐसा अलायंस बन गया 3 मुल्कों का जिनको जरूरत थी, और जिसमें तीनों मुल्क अपने सिक्योरिटी हिसार के लिए भी काम कर रहे
اور آئندہ اور بھی کئی فیلڈز ایسے ہیں جس میں یہ تینوں ملک بڑھیں گے جن کو ہم ذکر کر سکتے ہیں. جی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ فوجی مہارت اور سفارتکاری کے ہنر کی وجہ سے آج پاکستان دنیا میں متحرک کردار ادا کر رہا ہے، مڈل پاور ہے، عالمی طاقتوں کے درمیان ایک برج ہے، کنگ آف ڈپلومیسی ہے. سفارتکاری سے میدان جنگ تک اس پیش رفت کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ جی بڑی obvious بات ہے کہ یہ جو کام شروع ہوا وہ الحمدللہ عسکری محاذ سے شروع ہوا. پاکستان کی عسکری جو فورسز تھی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے کوئی دقیقہ پرگوش نہیں کیا جائے گا. اور میں چونکہ ایئر فورس سے ہوں الحمدللہ پاک فضائیہ نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا. اب وہ جو آپ کو عزت ملی اس سے دنیا میں یہ ثابت ہو گیا کہ ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں، ایک ڈسپلن اسٹیٹ ہے. ہم ایسکلیشن لیڈر کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم نے یہ ثابت کیا دیٹ وی کین اسٹل ڈیلیور. اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ ایک بہت بڑا اتھرا دشمن جو کہ ان کنٹرول دشمن تھا اس کو ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے شکست فاش سے دوچار کیا. اب یہ سارا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ کی ریلیونس بننا شروع ہوتی ہے اور دنیا یہ مانتی ہے کہ جس ملک کے اوپر دہشت گردی کے لیے سازشیں ہو رہی تھی کہ یہ دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے، یہ دہشت گردوں کا اسپانسر ہے، اس سارے تاثر کو الحمدللہ اللہ نے زائل کروایا. اور امریکہ سے لے کے چائنا، رشیا، نیٹو، یورپ اور اسلامی ملکوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ پاکستان ایک عسکری قوت کے ساتھ ساتھ ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہے. سو یہاں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے جس پہ آج الحمدللہ جیسے آپ نے پریمبر میں بتایا پاکستان انشاءاللہ اس سے بھی آگے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ارشد ملک صاحب، پاکستان کی برتری، علاقائی حیثیت اور مشرق وسطیٰ میں مرکزی کردار، کیا پاکستان عالمی طاقتوں کا چوکیدار بن رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تینوں ملکوں کے اپنے اپنے ڈیزائن تھے. ہمارا ڈیزائن جو ہماری کمپلشن ہے ان لوکل ڈومین، سعودی عرب کو ہے فرام اسرائیل، اینڈ آف کورس جو ہوتیز کا ایک تھریٹ ہے جس کے خلاف اس کو الائنس بھی چاہیے، سپورٹ بھی چاہیے. ٹرکیش کو بھی یہ جو اگر آپ غور کریں تو نیتنیاہو نے کئی دفعہ کہا کہ ٹرکی اگلا ایران بن سکتا ہے. سو تینوں ملکوں کے سیکیورٹی مسائل تھے. اب ان تینوں سیکیورٹی مسائلوں کو دیکھیں تو سعودی عرب کے پاس ریسورس کانسٹرینٹ نہیں، بہت بڑے ریسورسز ہیں. ٹرکی ٹیکنالوجیکلی بہت آگے ہے. پاکستان ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ نیوکلیر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ HR میں بہت آگے ہے. دنیا کی جو اس وقت ون آف دا کنٹریز ہے جس میں سب سے زیادہ نوجوان اور اسکلڈ نوجوان پاکستان میں موجود ہیں. اس کو چینلائز کرنے کے لیے ایک بہت بڑا یہ پلیٹ فارم اکٹھا ہو جائے گا. میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ٹرکی ٹیکنالوجی میں جو آگے جا رہا ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ امریکہ وہ کی ریلائبلٹی کم ہو رہی ہے، سو ٹرکی کو ایکسپورٹ کے لیے بھی جگہ چاہیے تھی. پاکستان ٹیکنالوجی میں آگے ضرور ہے لیکن ہمیں بھی الحمدللہ ایک فنشنگ لائن پہ پہنچنے کے لیے ٹیکنالوجیکل سپورٹ چاہیے تھی جو کہ ہمیں ٹرکی سے مل سکتی ہے اور ملے گی، اور ہم اس پہ کولیبریٹ بھی کر رہے ہیں. سعودی عرب ہم سے دونوں ملکوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے کم. سو اگر آپ ٹیکنالوجی اور انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ایک کمپلشن بن جاتی ہے. اب اسی کو جب آپ آگے لے کے چلتے ہیں جیسے میں نے کہا ایکسپورٹس ہیں، آپ کی کولیبوریشنز ہیں، سو آپ کی معاشی، کیونکہ آج کا دور معاشی ترقی کا دور ہے، اگر آپ معاشی لحاظ سے اسٹیبل ہیں، اسٹرانگ ہیں، آپ آگے نکلتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا فیکٹر آ گیا. اب تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے تو کب سے ریلیشنز ہیں، اور ابھی اس معاہدے سے پہلے تو ہم آلریڈی 2025 میں ان کے ساتھ سائن کر چکے ہیں. اس کے بعد پاکستان اور ٹرکی کے کولیبریشن تو صدیوں پرانے ہیں. سو دیٹ صدیوں پرانے مینس کہ کئی دہائیوں سے پر محیط ہے. سو دیٹ مین اٹ از ناٹ دیٹ وی آر بیکمنگ لارڈشپ اور کسٹوڈین آف a particular country. We are becoming partners. اینڈ اس پارٹنرشپ کا جو اصل مقصد ہے جس پہ اکثر بحث بھی ہو رہی ہے، ایک بنیاد اکٹھی ہو رہی ہے، ایک سمت متعین ہو رہی ہے جس کا جب آرکیٹیکچر سامنے آئے گا، جب اس کی لیڈرشپ سامنے آئے گی، جب کمانڈ سٹرکچر سامنے آئے گا، تب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا فیوچر کا لائحہ عمل تینوں ملک بناتے ہیں اور اس میں کن اور ملکوں کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. جی، اور یہ بھی کہ پاکستان معاشی بحران کے جس دور سے گزر رہا ہے، اس میں پاکستان کو ترکی سے کیا معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے. میں نے بھی پہلے یہ کہا تھا کہ عسکری لحاظ سے تو آپ کو سیکیورٹی
की गारंटीज चाहिए होती हैं, सपोर्ट चाहिए होती है, और ये मुआहदा किया भी इसीलिए जा रहा है कि एक डिटेरेंस फैक्टर क्रिएट किया जाए, जो आर्टिकल जिसमें कहा गया कि एक पर हमला दूसरे पर हमला होगा। लेकिन ये सब चीजें तब मुमकिन होती हैं अगर आप मुआशी लिहाज से स्ट्रांग हों, अगर मुआशी लिहाज से आगे चलें, और आपको आपकी मईशत को इस वक्त सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए सऊदी अरब आपको पहले ही 5 बिलियन का सपोर्ट कर चुका है। अब मुकाम ये आ चुका है कि सी पैक के साथ साथ एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे आप पे इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, और जिसमें कोलैबोरेटिव मॉडल। सो टर्किया के साथ टेक्नोलॉजी में हम कोलैबोरेटिव मॉडल में जा सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम सऊदीया के पास जा सकते हैं। जब सऊदीया आके यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, और अगर इस पार्टनरशिप में जो जिस पे चीखें हमारे मशरकी हमसाये की उड़ रही हैं, तो वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट के जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जब वो इधर आते हैं, सो आपको मुआशी लिहाज से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और ये मैं आपको बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज है। इट इज जस्ट दैट वी नीड टू स्ट्रेटन आउट आवर गवर्नेंस सिस्टम, we need to straighten out our systems, and inshallah with these kind of collaborations, inshallah we are looking forward for a very prosperous future inshallah। जी बिल्कुल। अरशद मलिक साहब, 3 मुल्की दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को क्या मुतासर कर सकता है? देखिए, ये सर्विसेज को ना सोचें, आप ये सोचें कि हम जो टेक्नोलॉजी उनको देंगे, लाइक आपका F-17 जो ब्लॉक 3 जहाज है, इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस फॉर एनी सच कंट्री। वन सेकेंड, ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे जा चुके हैं। तीसरा, हमारी सर्विसेज के लिए अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ही दे, एक मॉडल तीनों मुल्कों का ऐसा बनेगा जिसमें तीनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और तीनों मुल्क एक दूसरे के जो अस्करी कॉपरेशन है उसमें अपना अपना हिस्सा डालेंगे। तो हमारे लिए हमारा सुपर मशाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स का, F-17 एयरक्राफ्ट है, और इसकी ट्रेनिंग और जो स्टाफ कोर्सेज हैं, इन सारी चीजों में जब आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास पॉजिटिविटी आती है आपकी मईशत। अरशद मलिक साहब, सऊदी अरब से दिफाई असासों की शेयरिंग पर मजीद मुआशी ताउन की उम्मीद भी रखी जा रही है। क्या कर से ये अच्छा ये नहीं कि सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करे, खास तौर पर रिफाइनरियों को अपडेट करने का जो प्रोजेक्ट है? I think that's the key line. We should give away this habit of taking loans or support. We should enforce a system. We should formulate a system, and we should improve our governance system whereby ये मुल्क जो हैं वो सारे इस तरफ आएं, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में, जैसा मैंने पहले कहा कि सिर्फ रिफाइनरी में नहीं है, माइनिंग में है, एग्रीकल्चर में है, प्रोडक्शन में है, फार्मास्यूटिकल में है, इन सारों, टेक्सटाइल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कराएं। बट स्ट्रेंथ करने के लिए आपको एक आर्किटेक्ट, एक सिस्टम, एक पूरा कमांड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ताकि जो इन्वेस्टर आए वो कॉन्फिडेंस के साथ आए, कंसिस्टेंट पॉलिसी को सामने देख के आए, तो डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान का इंशाल्लाह बहुत फायदा। जी बहुत शुक्रिया रिटायर्ड एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, आपने वक्त दिया और अपनी राय दी इस सारे मामले से मुतल्लिक। अभी यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर अगले मौजू पर बात करेंगे। आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाजरीन। अफगान मुसामती फ्रंट के बदख्शां में तालिबान रजीम पर हमले इस वक्त शुरू हो चुके हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी रिपोर्ट सामने आई है, और फिर वज़ीर ख़ारजा तालिबान हुकूमत मुल्ला अमीर मुत्तकी की भारत नवाज डिप्लोमेसी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अफगानिस्तान में नया हुकूमती बहरान पैदा होने जा रहा है, एक बार फिर से हलचल हमें नजर आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तालिबान रजीम का आर्जी निज़ाम 5 साल पूरे होने पर लिपटे जाने की तैयारी है? तो इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये कहिएगा कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से हलचल हमें नजर आ रही है, तालिबान मुखालिफ और ख़वातीन हकूक़ और फिर उनकी तालीम के हामी जो मुसल्लह गिरोह हैं, उन्होंने बदख्शां और उसके एतराफ़ के कई इलाकों में मुज़ाहमत की तहरीक का आगाज़ कर दिया है। क्या कहेंगे, कौन लोग हैं ये, और क्या ये शिमाली इत्तेहाद की बी टीम भी समझी जा सकती है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि स्पेशली जो बदख्शां में हो रहा है, बदख्शां की बड़ी इंपॉर्टेंस से अगर देखा जाए तो बदख्शां बेसिकली इट इज़ ए बफर 3 ममालिक के साथ। पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, उसके साथ ताजिकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है और चाइना का बॉर्डर लगता है। फिर यही वाखान कॉरिडोर भी यहीं पे मौजूद है। फिर इसकी स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस माइंस एंड मिनरल्स की वजह से भी है। फिर पानी की वजह से, यहाँ से पानी फ्लो होके जाता है टुवार्ड्स सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है। फिर यहाँ पे आबादी जितनी है, मेजॉरिटी ज़्यादा ताजिक हैं, कुछ इस्माइली कम्युनिटी के लोग हैं,
سو دیئر فور کہ یہاں پہ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹرگل ہوتی رہی ٹو کنٹرول دی گولڈ مائنز یہاں پہ، اور ایک وہ اس میں تھی. پھر دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ صرف میں نے کہا تاجک ہیں تو نادرن ریزسٹنس فرنٹ کا یہاں پہ انفلوئنس بھی ہے. سو جو جمعہ خان ہے، جمعہ خان فتح، جو ریسنٹلی طالبان کا ماڈل تھے لیکن بائی ایتھنیسٹی کے حساب سے وہ تاجک تھے، انہوں نے ان سے بغاوت کی ہے. ڈسپائٹ دی فیکٹ ان کی ملاقات حقانی سے بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ابھی ایمبوش لگائے ہیں، اور بیسکلی افغانستان طالبان کے پالیسیز سے ان کا اختلاف ہے. جس طریقے سے وہ کہتے ہیں یہاں لوٹ مار ہو رہی ہے، وہاں سے گولڈ وہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے، ان کو کہتا ہے حق تو ہمارا لوکلز کا بنتا ہے. پھر اسی طرح وہاں پہ جو اوپیم کی کاشت ہو رہی ہے اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی. سو تو میرے خیال میں اس سے جو ہے ریسنٹلی جو حملے ہوئے، ایک ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا گیا یہاں پہ، اور پھر اوپر سے یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایمبوش میں ہے کوئی 20 سے اوپر یہ طالبان بھی مارے گئے ہیں. تو دیر فور آلموسٹ دیکھیں کہ پاسٹ میں ایک ضلع جو تھا یفتالی وہ کیپچر بھی ہوا تھا. تو میرے خیال میں ابھی یہ آلموسٹ سمجھ لے کہ ٹوٹل کنٹرول میں چلا گیا ہے. یہاں پہ نادرن ریزسٹنٹ فرنٹ کا یا جمعہ خان کے گروپ کا یہاں پہ کنٹرول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ملحقہ پروونسز ہے، بغلان میں بھی وہاں پہ بھی شورش سٹارٹ ہو چکی ہے. پھر ساتھ ہی اس میں نورستان میں، اور موسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہم نے ریسنٹلی جو دیکھی دیٹ واز ان کندہار، جہاں پہ جنرل سمیع سادات جو ان کے فارمر ڈپٹی چیف آف آرمی ہیں اور بڑے اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کے لوگوں نے ایک کانوائی کو ایمبوش کیا جو کندہار سے اسپن بولدک کی طرف موو کر رہا تھا. اسپن بولدک از اباؤٹ 8 کلومیٹرز فرام چمن کے. تو وہاں پہ تو اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پشتون ایریا میں امن ہے، تو کیونکہ کندہار میں جو ہے سارا پشتون ہے، سمیع سادات بھی پشتون ہیں. تو اس سے یہ ہے پھر ہرات میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی کریک ڈاؤن ہوا، وہاں پہ بھی میجارٹی پاپولیشن تاجک ہے. سو ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے، نادرن ریزسٹنس فرنٹ بھی ہے، اور اس کے بعد افغانستان یونائٹیڈ فرنٹ ہے جو جنرل سمیع سادات کی ہے. پھر ایک اور گروپ اس کو جنرل یاسین زئی ان کو لیڈ کر رہے ہیں. اس طرح ازبکس بھی ہیں. سو دیر از اے ہلچل ایک سٹارٹ ہو چکی ہے، اور میرا خیال میں دس از دی بگننگ ہے. ایک واضح طور پہ طالبان کے لیے میسیج ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. بالکل، رجیم کے لیے واضح میسیج ان کے دن گنے جا چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ افغانستان میں اب یہ طالبان رجیم، ان کی انتظامیہ کے خلاف جو لہر کا آغاز ہوا ہے، اس کے اثرات پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس پر بھی مرتب ہوتے نظر آئیں گے، یا سرحد پار جو کشیدگی ہے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں یہ پاکستان تو جو ہے، ہم پاکستان تو چاہتا ہے کہ وہاں پہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو، دوحہ ایکارڈ کی امپلیمنٹیشن ہو، جس میں واضح طور پہ کہا گیا تھا ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو. ابھی آپ دیکھیں نا کہ پشتون جو وہاں افغانستان میں 42% ہے ٹوٹل پاپولیشن کے، لیکن اس میں بھی جو میجارٹی ہے وہ ان طالبان رجیم کے ساتھ تو پشتون نہیں ہے. 58% پاپولیشن جو نان پشتون ہیں، جو 27% تاجک ہیں، 11% ہزارہ ہیں، اباؤٹ 10% ازبک ہیں، باقی لوگ ہیں وہ تو گورنمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک تو ہم تو چاہتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہو، پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہو، اور ساتھ ہی ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی افغان طالبان رجیم کروا رہے ہیں ود انڈیا کے ساتھ مل کے، ہم چاہتے ہیں وہ ڈسمنٹل کرے. تو دیٹس وائی دیکھیں آپریشن غضب للحق جاری ہے، اینڈ اٹ ول کنٹینیو انلیس ہم اپنے جو اسکولاجیکل کنکلوژن پہ جائیں گے اور ہمارے آبجیکٹیو حاصل نہیں ہوتے ہیں. تو افغانستان میں وہ دہشت گردی کے جو ہائیڈ آؤٹس ہے اس کو ڈسمنٹل کرے اور دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کر دیں، اور ایک ویریفائبل میکینزم آن گراؤنڈ ہونے چاہیے، تب جا کے پاکستان کی طرف سے کوئی بات چیت کی بات ہو سکتی ہے، ورنہ اس سے پہلے نہیں ہوگی. ورنہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی اس حالات میں افغانستان میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں دہشت گرد جس طریقے سے وہاں پہ پریزنس ہے. اب جو ریسنٹ رپورٹ یونائٹڈ نیشن کی آئی ہے تو دے آر تھریٹننگ ناٹ اونلی پاکستان ریجن بلکہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. بریگیڈیئر صاحب، ابھی کابل حکومت کے باس کی بات ہے یہ سرپرائزنگ کو کنٹرول کرنا، اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بڑی تبدیلی اس حکومتی سیٹ اپ میں؟ میرا خیال میں دیکھیں کہ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو شورش جو نارتھ سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ ساؤتھ میں آ گئی ہے، اور جیسے یہ ایکسپینڈ ہوگی پھر ان کے ریسورسز بھی اس طرح اکارڈنگلی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، تو اس سے مشکلات میں یقیناً ان کے مشکلات آپ پیش آ سکتی ہیں.
अभी आप देखें ना कि उस लेवल पे जो शोरी स्टार्ट अभी हुई नहीं है। अभी उस बुक से जो रशीद दोस्तम के लोग हैं, जो मज़ार शरीफ वाले एरिया में है, उधर से भी एक्टिविटी होनी है। फिर जो हज़ारा हैं 11% जो पॉपुलेशन है, उस्ताद मौके के अंडर कमांड है, वो वहाँ से एक्टिव हो सकते हैं। सो जब ये सारे एक्टिव होंगे तो मुश्किलात पेश आएंगी। और आपको याद होगा जो पहली तालिबान गवर्नमेंट थी 2001 के दरमियान, तो उस वक़्त इनके पास नदरन एरिया जो था, जो आज अभी ये बदख्शां है, बगलान है, कुंदुज का एरिया है, नूरिस्तान का एरिया था, ये तो नदरन रेजिस्टेंस फ्रंट के कंट्रोल में था। ये इनके पास तो नहीं था, पंजशीर के जो एरिया था। तो लाइकली ये हो सकता है कि अभी भी जाके डिवीजन हो सकती है, और जिस तरह एक तो मुश्किलात इनके लिए हो सकता है। फिर देखें ना, इंटरनेशनली कि रशिया के अलावा किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया है जी। और दुनिया मेरे ख्याल में ईरान की तरफ और जो मिडिल ईस्ट में जो कुछ और उधर कंसंट्रेशन है। लेकिन जब वो चीज़ें सेटल होती हैं, दुनिया ने रियलाइज़ किया है कि अफगानिस्तान इज एपिक सेंटर है, इट इज एन इकोसिस्टम है टेररिज्म का, जो दुनिया के लिए खतरा है। वैसे ब्रिगेडियर साहब, आपको इसके पीछे क्या साइंस लगती है या इसके पीछे क्या मंतक लगती है आलमी ताकतों की कि कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि पूरी दुनिया अमेरिका समेत ये जानती है कि कहाँ से ये सारी दहशतगर्दी पनप रही है और कहाँ से ये सारी अनरेस्ट हो रही है? जी हाँ, देखे कुछ तो नेशनल इंटरेस्ट लोग देखते हैं अपने, और वो चाहते हैं कि खिते में कुछ इंस्टेबिलिटी रहे, लोग आपस में लगे रहें और उस इंस्टेबिलिटी से वो फ़ायदा उठाएं, ताकि वो कहीं पे किसी को मुस्तहकम बड़ी ताकतें नहीं देखना चाहती हैं। पास में भी हमने सुना था ना ये कि यहाँ पे ग्रेट गेम खेली गई है, और आज से चंद कई 100 साल पहले भी खेली गई। फिर रशिया और जो अमेरिका की जो कोल्ड वॉर थी, उस दौरान में भी देयर वाज अ ग्रेट गेम। तो अभी भी देयर इज अ ग्रेट गेम गोइंग ऑन इनसाइड अफगानिस्तान, और इसमें बहुत सारी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं। दैट इज़ वन थिंग, और जिसमें वो अपना इंटरेस्ट की गेम कर रहे हैं। सेकंड ये भी है, सिंस सारी दुनिया की कंसंट्रेशन अभी मिडिल ईस्ट पे है, ईरान की वजह से, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से, तो देयरफॉर इधर इसको अभी वो देख नहीं रहे हैं। तो तवक्को हम ये कर सकते हैं, अगर ये हालात सेटल होते हैं तो अमेरिका मस्ट ने रियलाइज़ किया होगा, और ट्रंप से हम तवक्को करते हैं कि किसी स्टेज पे आके वो ये भी कह सकते हैं कि मैं दोहा कार्ड से निकल रहा हूँ, क्योंकि इस पे की इम्प्लीमेंटेशन सही मानों में नहीं हो सकी। जिस तरीके से वो जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से निकले थे, तो ये तो मेरे ख्याल में एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट उनके सामने एक केस मौजूद है, जिसमें कि दहशतगर्दी दोबारा मुनज़्ज़म हो गई अफगानिस्तान में। जिस अलकायदा के लिए 9/11 के बाद हमले हुए थे, वो अलकायदा तो अभी टोटल अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रही है। आज अलकायदा के नेक्सस है अफगान तालिबान रजीम के साथ, और फितना उल ख्वारिज के साथ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और इसके बाद लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहे हैं, और उनके साथ मिलकर हमले भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में, और इसके अलावा तो ये तो देखें, अलकायदा तो एक, इसके बाद इस्लामिक स्टेट दोबारा वहाँ पे मुनज़्ज़म हो चुकी है। और इस्लामिक स्टेट के आप देखें ना कि जहाँ पे रशिया में हमले हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर आपको याद तो इमाम बारगाह इस्लामाबाद में जो हमला हुआ था, वो दाइश ने करवाए थे। और इसके बाद जो हमारे शेख इदरीस की शहादत हुई, वो भी दाइश ने करवाए थे। और इसी तरीके से काबुल में हमला हुआ था वो। तो अभी ये है कि दाइश के पास तो अभी इतलात जो इसी रिपोर्ट में बताया गया है, उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, और इनके पास थर्मल इमेजरी वेपन्स भी हैं। तो वो बड़े हैं। फिर उनकी नेक्सस रिपोर्ट हुई है विद BLA मजीद ब्रिगेड के साथ। तो आप देख रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम वहाँ पे डेवलप हो रहा है कि नेक्सस दर नेक्सस है, और एक दूसरे को ये दहशतगर्द तंजीमें सपोर्ट कर रही हैं। और अल्टीमेटली सबका टारगेट आपको लगता है कि जो करंट अफगान रजीम है डबल पर्पस के लिए उसे यूज किया जा रहा है? जैसे एक जानिब तो फितनतुल हिंदुस्तान इसको यूज कर रहे हैं, इनकी प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में अनरेस्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं अफगान रजीम को आलमी ताकतों की जानिब से चाइनीज असर और रसूख को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है? देखें, वो इंडिया को पहले तो उन्होंने इंडिया को इस्तेमाल किया ना कंटेन करने के लिए चाइना, तो इंडिया पाकिस्तान से पिट गया। तो वो ऐसा नहीं है अभी, चाहे अफगानिस्तान के तो वो हैसियत ही नहीं है, वो स्टैंडिंग ही नहीं। जब पाकिस्तान इंडिया को लपेट सकता है तो अफगानिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। लेकिन यहाँ पे ये है, चाइनीज के एक हद तक ये बात दुरुस्त है कि चाइनीज वहाँ माइंस एंड मिनरल्स में वहाँ बड़ा काम कर रहा है, तो उसको वहाँ पे डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा सकती है। और क्योंकि रेयर अर्थ वहाँ पे हैं, चीजें हैं, वो चाइनीज। ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल अहम बात की
یہ آپ نے بالکل درست بات کی کہ ابھی افغانستان کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ چائنا جیسی پاور کو کنٹین کرے، لیکن میں نے سوال جس تناظر میں کیا اس میں یہ جو بگرام ایئر بیس کی باتیں آنا شروع ہوئی تھی کہ وہ امریکہ کو واپس چاہیے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہاں سے آسان ہے چائنا پہ نظر رکھنا۔ جی ہاں، دیکھیں کہ یہ اصل میں ریٹرکس کے طور پہ تھا، اور کیونکہ جب آپ نے ایک جگہ چھوڑ دی تھی تو اس کے بعد وہ ممکن ہی نہیں تھا، تو دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ بگرام کی بڑی بات ہو رہی تھی، اس کی بڑی ایک ہسٹری بھی ہے۔ وہ امریکنس کو بھی شک تھا، ہو سکتا ہے کسی وقت چائنا آ کے یہاں پہ بیٹھ جائے گا اور پھر ہمیں چیزیں یہاں پہ ریجن کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ چائنیز کو بھی یہ خطرہ ہے، امریکن سے یہاں بیٹھیں گے تو ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ تو دیٹس وائی افغانی تو خیر کسی کو یہ دیں گے نہیں، کیونکہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہی ہوگا۔ تو دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے فوراً اپنی پریزنس، اپنی اسٹرینتھ وہاں پہ بڑھا لی تھی۔ لیکن چائنا دیکھیں، چائنا تو آپ کو پتہ ہے بڑا جو بھی کام آج کل کر رہا ہے پیس کے لیے بڑے پیسفلی کر رہا ہے، اور کیونکہ ان کے وہ سارا فوکس ہے پیس اور ڈیولپمنٹ پہ ہے، اور دیٹس وائی آپ دیکھیں، ورنہ دے ہیو 76 کلومیٹر کا بارڈر ہے ود افغانستان، جس سے آپ کی ہم بات کر رہے ہیں بدخشاں سے وہاں پہ، تو وہاں سے وہ بارڈر بھی کھول سکتے ہیں، لیکن ڈیو ٹو سیکورٹی ریزنز، کیونکہ ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس میں یوگیر مسلمان وہاں اس میں شامل ہیں، تو ادھر سے وہ بھی افغانستان ان کو بھی استعمال کر رہا ہے چائنا کے اگینسٹ، تو وہ بھی ایک تھریٹ ہے۔ سو دیکھیں کہ ایک بہت، دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ دس از اے گریٹ گیم ہے یہاں کے، اس کے اندر ایک بڑا ہے کنٹرول کے لیے، علاقے کے لیے۔ تو لیکن آپ دیکھیں نا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آج تو 5 سال ابھی پورے ہو رہے ہیں، 5 سال میں تو افغان طالبان رجیم نے کچھ اچیو نہیں کیا نا، انسٹیبلٹی ہے گورنمنٹ میں، اور انکلوسیو گورنمنٹ بھی نہیں ہے، خواتین کی حیثیت کوئی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، لاکھوں بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے جو انلیگل افغان گئے ہیں وہ قسمہ پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ پھر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پشتونز کو تاجک ڈومینیٹری ایریاز میں سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ڈیموگرافک امبیلنس ہو۔ اور ہم نے ہرات کے اندر جو کریک ڈاؤن دیکھا، غور کے اندر دیکھا کہ ایک بندہ اپنے بچیوں کو فروخت کرنے کے لائے، تو پاورٹی 70% ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاور کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، جو دی سو کالڈ کیلیفیٹ ہے وہاں پہ قندھار میں یا پولیٹیکل گورنمنٹ میں کابل میں، وہ طاقت کو لے کر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ بریگیڈیئر صاحب اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، ابھی جو افغان عام عوام ہے، جو وہاں کا مستقبل ہے، جو وہاں کی نوجوان نسل ہے، ان کے لیے اب نظام کی تبدیلی کتنی ضروری ہے، اور بالخصوص ایسی تبدیلی، اور کیا یہ تبدیلی ممکن بھی ہے کہ جہاں پر بیرونی کسی طاقت کی انٹرفیرنس نہ ہو، خالصتاً افغانیوں کے جو حقوق ہیں اس کے لیے ہی نیا حکومتی نظام تبدیل ہو کر آئے؟ جی ہاں، دیکھیں کہ ایک ریئلائزیشن ہے، اور جس طریقے سے اب پڑھے لکھے لوگ ہیں یا دوسرے ہیں وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا ڈویژن ہو گئی ہے۔ آپ دیٹس وائی کہ جب خواتین جو آلریڈی بڑے ہوئے وہاں پہ کابل میں یا ایلزویر وائبرنٹ تھے، وہ میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، اپنے جابس کر رہے تھے، سیلون چلا رہے تھے، ان کو سائڈ لائن ہے۔ ایجوکیشن پرائمری سپر آپ جا نہیں سکتی، یونیورسٹیز آپ نے کلوز کر دیے ہیں، خواتین ڈاکٹرز کے پاس نہیں جا سکتی ہے۔ تو آپ نے مدرسوں کی تعلیم پہ زور دیا، اور مدرسوں میں آپ کا فوکس ہے جہاد کے اوپر، اور کوئی اور دوسری تعلیم آپ کریکولم ہے ہی نہیں ہے۔ تو ریئلائزیشن ابھی دنیا میں ہے، ہیومن رائٹس کے ابیوزز ہیں، وائلیشنس ہو رہی ہیں وہاں پہ، ڈریکونین لاز وہ لے کے آئے ہیں، ایسے اسلامک لاز ہے جو کہیں پہ کہیں نہیں، تو اپنا انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ سو لوگوں میں ابھی آپ دیکھیں، دیٹس وائی کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے نارتھ سے ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے، جس کا امپیکٹ ہم نے ساؤتھ میں دیکھا ہے، قندھار میں بھی دیکھا ہے، ہرات میں بھی دیکھا۔ تو آپ دیکھیں گے ود پیسیج آف ٹائم یہ جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے یہ مزید گراؤنڈ کور کرے گی، اور یقیناً اب مشکلات کا آغاز ہوا چاہتا ہے افغان طالبان رجیم کی۔ افغان طالبان رجیم کے لیے مشکلات کا آغاز ہوا جاتا ہے، بالکل۔ اب جاتے جاتے بریگیڈیئر صاحب آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ مستقبل کے لیے افغانستان میں ممکنہ سیٹ اپ آپ کی نزدیک کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے جو کہ نہ صرف افغان عوام کے لیے فائدہ مند ہو بلکہ جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر بھی امن قائم ہو؟ دیکھیں، افغان عوام کا ہو، ایک ڈیموکریٹک ہو، الیکٹڈ گورنمنٹ وہاں پہ ہونی چاہیے، کیونکہ سپر امپوز، کیونکہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے یہ لوگ جو وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بیٹھے ہیں اور شورا کی بات کرتے ہیں، جس طرح میں نے کہا نا اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، جی، تو وہ تو ہے ہی نہیں ہے نا۔ آپ نے 58% پاپولیشن کو تو شامل نہیں کیا ہے، تو ان کے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اپنا آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں؟
तुम जब तक वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जो पिछले 20 साल गुजरे, चलो जो भी था, अशरफ गनी था, जो करज़ई की हुकूमत थी, एक डेमोक्रेटिक सेटअप तो था ना, कुछ बिल्कुल। था जिससे काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पे अब टोटल कंट्रोल एक जत्थे के पास है, और जत्थे के अंदर भी डिवाइड है कि साउथ के पश्तून जो हैं वो दुर्रानी पश्तून हैं, या वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट में पश्तून बैठे हुए हैं वो गलजे ट्राइब के हैं, तो उनके आपस में आप राइवलरी से तो तकसीम आपस में भी हैं। तो दैट्स वाई आपने देखा है पास में मुल्ला हिबतुल्लाह खुंजादा और उसकी राइवलरी चल रही थी सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ, तो वो भी डिवीजन इनके आपस में दरमियान। तो बहुत सारी दरारें हैं, क्रैक्स ऑलरेडी अपीयर होना शुरू हो चुकी हैं। क्रैक्स ऑलरेडी अपीयर होना शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मुस्तैद अहमद खान साहब, आपने वक्त दिया और अपना मौक़िफ़ दिया करंट जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन है उससे मुतल्लिक। और आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में दोबारा नए मौज़ूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।